जनता ने ये सब किया है। आज जितने लाखों करोड़ों देश की जनमानस है जो आज भी स्वतंत्रता के लिए प्रताड़ित है, जिस पराक्रम भाव से उन्होंने देश को स्वतंत्र किया, अंग्रेजों से मुक्त किया, वह आज भी उतना ही शोषित हैं जितना अंग्रेजों के जमाने में थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, यादव, चौहान, राजभर, अलग अलग जातियां, तमाम ऐसी जातियां, वाल्मीकि जिसको विद्रोही जातियों में सम्मिलित कराया अम्बेडकर ने। तो आरक्षण तो दबे कुचले लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिए कि जिनको क्या नाम से जो मुख्य धारा से पीछे रह गए उन्हें प्रतिनिधित्व देने के लिए। ये संबंध अंतर जगत का है जी, इस जगत का नहीं है। हाँ। और जब संबंध अंतर जगत का होता है तो बात निकल करके आती है। हाँ। नमस्कार, सीताराम। आज के इस विशेष पॉडकास्ट में एक बार फिर हमारे साथ हैं सांभवी पीठ के पीठाधीश्वर और पिछले 2 महीने से राजनीतिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और मीडिया जगत में चर्चित एक ऐसे संत जो अब इतिहास की परत दर परतें खोल रही हैं। ऐसे सांभवी पीठ के पीठाधीश्वर आनंद स्वरूप महाराज जी हमारे साथ हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। धन्यवाद नारायण। महाराज जी, चूँकि मैं सेक्टर 16 में भी जाता हूँ, फिल्म सिटी में भी जाता हूँ, मीडिया जगत के लोगों के साथ भी उठना बैठना है, कुछ पॉलिटिकल लोगों के साथ भी उठना बैठना है, व्यवसायिक लोगों के साथ भी उठना बैठना है, गांव का आदमी हूँ, गरीब लोगों के साथ भी उठना बैठना है। तो गांव की गली से लेकर शहर के नुक्कड़ चौराहे तक एक नाम बहुत चर्चा में है, एक नहीं 2 नाम। एक स्वामी आनंद स्वरूप जी और दूसरा BN राव जी। ये दोनों का कनेक्शन क्या है? BN राव जी का और स्वामी आनंद स्वरूप जी का क्या कनेक्शन है? कोई रिश्तेदार हैं या क्या मामला क्या है कि हर जगह बस यही चल रहा है? बिल्कुल, ये संबंध अंतर जगत का है जी, इस जगत का नहीं है। हाँ। और जब संबंध अंतर जगत का होता है तो बात निकल करके आती है। हाँ। अभी ये मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, इसमें पूरा रोल BN राव की योग्यता का, उनकी सत्यता का, हाँ। उनकी वास्तविकता का, उनके भारत के प्रति, भारत की जनमानस के लिए किए गए कार्यों का, जो धुंधला हो गया था। मेरा काम उस अंधकार को हटा देना बस। बाकी देश की जनता ने ये सब किया है। आज जितने लाखों करोड़ों देश की जनमानस है जो आज भी स्वतंत्रता के लिए प्रताड़ित है, जिस पराक्रम भाव से उन्होंने देश को स्वतंत्र किया, अंग्रेजों से मुक्त किया, वह आज भी उतना ही शोषित हैं जितना अंग्रेजों के जमाने में शोषित थे। कारण क्या है कि जो 1919 का कानून है वह ला करके 1951 में फिर डाल दिया गया। जब उस संविधान में BN राव यहाँ से विदेश चले गए थे, UN के मेंबर हो गए थे, सुरक्षा परिषद के अस्थाई मेंबर, पहले भारतीय अस्थाई मेंबर, तो यह जो 1919 से 1900 आज 2025 चल रहा है, वह जो अंधकार था अब वो छटने का समय है। जिस पराक्रम से हमको बेवकूफ़ बनाया गया, जिस पराक्रम से हमने देश को स्वतंत्रता दिलाई, कौन लोग लड़े? महार तो पूरा अंग्रेजों के तरफ से लड़ रहे थे। आखिर उनको क्यों दिया गया इतना तो अधिकार? फिर लड़े कौन अंग्रेजों से? लड़े ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, यादव, चौहान, राजभर, अलग अलग जातियां, तमाम ऐसी जातियां, वाल्मीकि जिसको विद्रोही जातियों में सम्मिलित कराया अम्बेडकर ने। वाल्मीकि थे, पासी थे, सुनकर थे, खटिक थे, ऐसी जातियां जो अंग्रेजों के साथ नहीं थी, उसको इन्होंने डिप्रेस क्लास में नहीं सम्मिलित होने दिया। और साइमन कमीशन के बाद तो अम्बेडकर इतना मजबूत हो गए अंग्रेजों के पाले में कि जो कहते थे वही होता था, वही करते थे। तो यह जो 1919 से जो आरक्षण का आतंक इस देश पे चल रहा है, जो कलंक चल रहा है, जितना शोषित हम 1919 में थे उतना ही शोषित 2025 में भी है। लेकिन तो आरक्षण तो दबे कुचले लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिए कि जिनको क्या नाम से जो मुख्य धारा से पीछे रह गए उन्हें प्रतिनिधित्व देने के लिए है ना। देखिए, अंग्रेजों ने इसको इसलिए बनाया हाँ। कि अंग्रेज अंबेडकर के नेतृत्व में, महार अंबेडकर के नेतृत्व में अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। उनके बदले ही वो डिप्रेस क्लास बनाया गया। और डिप्रेस क्लास की थ्योरी इसीलिए गढ़ी गई, फूले के काल में पहले गढ़ी गई, लेकिन वो उतना मजबूती से नहीं आ पाई। लेकिन जब उसका सातत्यता रही अंबेडकर के काल तक, तो महारों ने हमेशा उनका साथ दिया। अब कैसे उनको लाभ दिया जाए,
तो यह आरक्षण राजनीतिक दे करके जो 1919 का आम चुनाव था उसमें उनको मताधिकार का अधिकार दे करके, सबको अधिकार नहीं था। डिप्रेस क्लास में वह जो लोग उनके साथ थे केवल उन्हीं को अधिकार था। ये पढ़ना चाहिए, इतिहास गवाह है इसमें। तो जितना छल हुआ अन्य दलितों के साथ और जितना छल हुआ अनारक्षित श्रेणी के साथ, वो छल आज भी जारी है। अच्छा, हम लोग इस पर आएंगे, डिटेल डिस्कशन करूंगा। बड़ा सवाल ये कि आप कहते हैं कि BN राव जी भारतीय संविधान के असली निर्माता हैं। आप ये भी कहते हैं कि आपका उद्देश्य किसी का कद कम करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ये देश BN राव के बारे में जाने, ये देश BN राव की योग्यता को पहचाने और उन्हें वो सम्मान दे सके जो वो डिजर्व करते हैं। आप हमको कुछ सबूत, कुछ बुक का रेफरेंस देकर बताएंगे कि ऐसा कहाँ लिखा है कि संविधान के निर्माता BN राव सर हैं, और उनको ऐसा किस किस ने कहा है, ताकि जो दर्शक देख रहे हैं वो भी गूगल कर सकें या उस बुक का या किसी बड़े नेता का बयान का रेफरेंस ले सकें, अगर कुछ ऐसा आपकी जानकारी में हो तो। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की एक किताब है जिसको फॉरवर्ड किया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो संविधान के निर्माता थे। उन्होंने लिखा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ऑटोबायोग्राफी है। हाँ। उसमें उन्होंने 2 अध्याय दिया है BN राव को। ऐसे ही ऑक्सफोर्ड से एक किताब निकली है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की, जो 1935 से लेकर के 1950 तक BN राव का जो काम है पूरा उस पर एक किताब है। अच्छा। हमने नहीं छापी, अम्बेडकर उन्होंने छापी। डॉक्टर राम बहादुर राय की एक किताब है संविधान पर, उसको पढ़ना चाहिए लोगों को। और अरुण शौरी की किताब है फॉल्स गॉड करके, क्या, वर्शिपिंग ऑफ फॉल्स गॉड। तो इन किताबों को पढ़ना चाहिए। और ऐसे सैकड़ों किताबें हैं जिसमें BN राव का जिक्र है, और BN राव के बिना संविधान की कोई किताब लिखी ही नहीं जा सकती है। और जो काम उन्होंने 1933 में, तृतीय गोल सम्मेलन की बात कह रहा हूं, जिसमें वो भारतीय प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे, अंबेडकर दलितों के प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे, दोनों थे वहां, गांधी भी उसमें सम्मिलित हुए थे। अच्छा। तो कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में, और ये जो थे भारतीय सरकार के प्रतिनिधि थे BN राव। वहीं से इनके काम की शुरुआत हुई। कानून का इनका लोहा माना लोगों ने, और संविधान की प्रक्रिया जो थी वो शुरू हुई। इंडिया एक्ट उन्होंने लिखा, हिंदू कोड बिल उन्होंने लिखा। फिर जब संविधान सभा बनी तो चूंकि उनका निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान था, जो संविधान का आज भी 80% पार्ट है, इंडिया एक्ट 1935, वह बनाने वाले BN राव थे। उसको रिफॉर्म करने वाले BN राव थे। भारत का जो पहला फेडरल कोर्ट था, जब लोगों को जाना पड़ता था प्रिवी काउंसिल हाई कोर्टों के खिलाफ, तब उन्होंने 1937 में, अक्टूबर 1937 में सुप्रीम कोर्ट, फेडरल कोर्ट की स्थापना की। और दुर्भाग्य है कि आज फेडरल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अंबेडकर की मूर्ति लग रही है। क्या मतलब है उनसे? जिस फेडरल कोर्ट की स्थापना BN राव ने की, उस फेडरल कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में BN राव की मूर्ति। यानी फेडरल कोर्ट से आप ये कहना चाहते हैं कि जो भारत में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और ये सर्वोच्च न्यायालय की संकल्पना ये BN राव जी लेकर आए? देखिए, कोर्टों, न्यायिक जो संकल्पना थी, ये तो अंग्रेजों की देन थी। जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स थे, फिर हाई कोर्ट्स तक तो अंग्रेजों ने बनाया। ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट्स का जो अंतिम निर्णय होता था, हाँ। उसके लिए हमको प्रिवी काउंसिल लंदन जाना पड़ता हाँ, था। ठीक है। लेकिन जब इनको रिफॉर्म करने का 1935 में काम दिया गया, तो इन्होंने कहा कि हमारी देश की जनता को विदेश जाना पड़ता है, तमाम गरीब लोग रह जाते हैं। हाँ। इसलिए हमको एक फेडरल कोर्ट यहाँ चाहिए इन हाई कोर्टों के अपील के लिए। तब उन्होंने 1937 में एक फेडरल कोर्ट बनाया, अक्टूबर 1937 में, और वह कोर्ट ही आगे चल करके सुप्रीम कोर्ट में बदल गई।